नमस्कार। आज का हमारा विषय है 1.1 से ही बोली, विभाषा और मानक भाषा का प्रत्यय। अर्थात बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है भाषा। फिर हम बात करते हैं कि बोली, जो भाषा है इसमें बोली, विभाषा और मानक भाषा, यानी कि जो भाषा है अपने विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है वो। फिर बोली क्या है वो? बोली की अगर हम बात करें तो एक छोटे से क्षेत्र में जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वह बोली कहलाती है। अर्थात अगर हम किसी एक गांव में रहते हैं, एक कस्बे में रहते हैं, वहाँ पे जब हम अपने भाव को, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं, वही बोली कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक छोटे से ही क्षेत्र में जो बोला जाता है, यानी जिससे अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, अपनी बात कही जाती है, दूसरों की बात सुनी जाती है, तो वो कहलाती है बोली। दूसरा है विभाषा अथवा उपभाषा। ये क्या है? विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। वो यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती हैं। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। अर्थात अगर किसी बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगती है और उसका क्षेत्र विकसित हो जाता है तो वह बोली न रहकर क्या बन जाती है? विभाषा अथवा उपभाषा। जैसे ब्रज भाषा, ब्रज भाषा हम कहते हैं इसको। ब्रज क्या है? वो एक जो है कि ब्रज एरिया में बोली जाती है। वो जो मथुरा, जो वृंदावन का एरिया है, वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। लेकिन उसमें रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं होने लगी। सूरदास जी ने साहित्यिक रचनाएं उसमें की हो, तो क्या होगा? उसका विस्तार, विस्तृत हो गया वो। अवधि, अवधि भी क्या है? ये भी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। अवध वाले प्रांत में एक बोली जाती है वो, परंतु इसमें भी साहित्यिक रचनाएं होने लगी। इसका भी विस्तार हो गया वो। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें लिखा वो। तो क्या हो गया? ये विभाषा बन गई। भोजपुरी, मैथिली, ये सब क्या है? ये विभाषा की श्रेणी में आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बोली अपना क्षेत्र विकसित कर लेता है और उसमें कुछ साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं तो उसको हम विभाषा कहते हैं अथवा उपभाषा कहते हैं। तो बोली हो गया, विभाषा हो गया। अब हम आते हैं मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? वो मानक भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसके अंतर्गत साहित्यिक रचनाएं होती हैं और जिसको संविधान में एक दर्जा प्राप्त होता है वो, और जिसका विस्तार विभाषा से बहुत ज़्यादा होता है वो, तो वो हो जाता है मानक भाषा। जैसे हमारे यहाँ हिंदी, हिंदी क्या है? अगर हम लोग हिंदी का इतिहास देखेंगे तो हिंदी की भी शुरुआत होती है खड़ी बोली से। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती थी? वो दिल्ली के जो आसपास का जो एरिया था, जो मेरठ था, दिल्ली था, वहाँ पे खड़ी बोली एक बोली जाती थी। परंतु इसका विस्तार होते गया, इसका विस्तार इतना ज़्यादा हो गया कि इसको बोलने वाले की संख्या बढ़ गई वो। इसमें साहित्यिक रचनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी वो, और इसको संविधान में एक दर्जा प्राप्त हो गया वो। तो जो खड़ी बोली थी, जो दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, वो उसने अपना रूप विस्तृत करके एक हिंदी भाषा का रूप ग्रहण कर लिया, जिसको मानक भाषा कहते हैं। तो ये हो गया मानक भाषा, यानी कि जिसमें ज़्यादातर रचनाएं होती हैं। वो जितने भी साहित्यकार होते हैं उसमें अपनी रचनाएं करते हैं वो।
बहुत ज़्यादा रचना होती है वो, और संविधान में इसको दर्जा प्राप्त है। जैसे हमारे हिंदी भाषा को, जैसे कि आप लोग अवगत होंगे, हिंदी भाषा को हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त नहीं है, वो राजभाषा के रूप में। अनुच्छेद 343 से आगे इसका लिखा हुआ है कि हिंदी को हमारे देश की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी उससे भी आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि कुछ जो साउथ इंडियन जो स्टेट्स है वहाँ पे कुछ विरोध हुआ था वो, कि अगर ये राष्ट्र के दर्जा बन जाएगी तो हम लोग पीछे हो जाएंगे, हम लोग इसको बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, कई सारी चीज़ें थी। इसकी वजह से इसको संविधान जो बनाया गया उसको राष्ट्रभाषा ना करके राजभाषा की मान्यता प्राप्त की। तो ये हो गया बोली, विभाषा और मानक भाषा, अर्थात छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली एक भाषा को बोली कहते हैं। जब बोली अपना क्षेत्र विकसित कर लेता है तो उसको विभाषा कहते हैं, और ज़्यादा विकसित हो जाता है तो वो मानक भाषा कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बोली का विकास विभाषा में होता है और विभाषा से वो बढ़ते हुए वो भाषा या मानक भाषा बन जाती है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, ये सब विभाषा बन गई वो। और बोलियाँ, बहुत सारी बोलियाँ हैं हमारे हिंदुस्तान में, आप देखेंगे तो बहुत सारी बोलियाँ हैं। आप जिस गांव से रहते हैं, जिस कस्बे से रहते हैं वहाँ की बोली कुछ और होगी, अगर थोड़ी दूर और जाएंगे तो वहाँ कुछ बोली कुछ और हो जाती है वो। लेकिन जैसे जैसे अपना रूप बदलने लगता है, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, इन्होंने अपना रूप बदला, अपना विस्तार किया, इसमें रचनाएं होने लगी, इसको बोलने वाले समझने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो विभाषा हो गया वो। लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी कि ये भाषा या मानक भाषा का रूप ग्रहण कर ले। तो खड़ी बोली, जैसा कि खड़ी बोली हम जानते हैं कि दिल्ली के आसपास बोली जाती थी, मेरठ, दिल्ली। तो क्योंकि दिल्ली हमारा क्या था उस टाइम, राजधानी थी, एक गढ़ था, कहा जाए कि एक शासन का, एक केंद्र का एक गढ़ था वहाँ पे वो। तो वहाँ के जो लोग बोलने वाले जो बोली थी उसको बहुत सारे लोग सीखने लगे वो, और वही सीख कर जो संख्या ज़्यादा बढ़ गई वो, फिर उसको वो मानक की दर्जा दिया गया, वो मानक भाषा हमारी हिंदी बन गई वो। तो बोली, फिर भी भाषा, और फिर भाषा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की कौन कौन सी उपभाषा या विभाषा हैं और कौन सी उसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। तो अगर हिंदी की उपभाषा की बात करेंगे तो जैसे अगर पहली उपभाषा या विभाषा है राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मारवाड़ी आ जाएगी, जयपुरी आएगी, मालवी आएगी, मेवाती आएगी। और ये कहाँ बोला जाता है? तो ये मुख्य रूप से राजस्थान में बोला जाता है। दूसरी विभाषा या उपभाषा हम कहें पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? हरियाणवी आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। और ये कहाँ मुख्य रूप से बोली जाती हैं? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। फिर आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। और ये कहाँ बोली जाती है? ये भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में बोली जाती है। फिर एक विभाषा आता है बिहारी। बिहारी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? भोजपुरी, मगही। ये कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार में। और फिर एक है पहाड़ी। पहाड़ी जो विभाषा या उपभाषा है उसकी बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी। और यह मुख्यतः इसका क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ उदाहरण थे कि हिंदी की जो उपभाषा या विभाषा और उनकी बोलियां कौन कौन से हैं और उनके कौन कौन से क्षेत्र हैं वो। तो ये बात होगी हमारे बोली, विभाषा और मानक भाषा, यानी कि बोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं और मानक भाषा किसे कहते हैं, और कौन कौन सी हिंदी भाषा की कौन कौन सी उपभाषा एवं बोलियां हैं, कुछ हमने बात की। तो ये आपका एक भाग इस चैप्टर का, या कहा जाए कि इस सेक्शन का समाप्त हो गया।
दूसरा इसमें एक और चीज़ आता है कि शिक्षा, समाज, व्यापार, राजनीति, शोध एवं विकास में भाषा का योगदान। यानी कि जो भाषा, खासतौर से हम हिंदी भाषा का क्या योगदान है हमारे शिक्षा में, समाज में, व्यापार में, राजनीति में एवं अनुसंधान में। तो जैसा कि अगर हम देखें तो एक ये सामान्य टॉपिक है, शिक्षा का क्या हमारा योगदान है। भाई भाषा, अगर हम भाषा का योगदान की बात करें तो बिना भाषा के हम लोग शिक्षा की प्राप्त नहीं हो पाएगी। जैसे हम लोगों ने भाषा की उपयोगिता में भी इसकी बात की थी कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा का होना आवश्यक है। समाज में क्या भाषा का योगदान है, हमने भी कल बात किया था उपयोगिता में वो, कि सामाजिक एकता के लिए भी भाषा होना बहुत आवश्यक है वो। व्यापार में क्या भाषा का उपयोगिता है, तो जैसे व्यापार, बिजनेस करने के लिए भी भाषा होना आवश्यक है वो। अगर हिंदी भाषा की बात करें वो, तो हिंदी भाषा को बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए हिंदी में ज़्यादा लोग कहा जाए कि बोलने का प्रयास करते हैं। या जो व्यापारी हैं वो, ख़ासतौर से अगर हम न्यूज़ चैनल की बात करें या टीवी चैनल की बात करें, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, स्टार स्पोर्ट्स की अगर बात करें, वो क्रिकेट दिखाता है वो, तो पहले केवल आप देखते इंग्लिश में होता था, लेकिन आज देखिए कि हिंदी का एक अलग चैनल ही बना दिया उसने वो। न्यूज़ देखिए, न्यूज़ बहुत सारे हिंदी के चैनल हैं वो। क्यों है वो? क्योंकि यह व्यापार है उनका, ऐसा नहीं है कि वो हमें हमारे लिए बना रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में न्यूज़ देंगे, तो इसको सुनने वालों की संख्या ज़्यादा होगी वो, तो इसलिए वो हिंदी में भाषा का उपयोग करते हैं। राजनीति में तो आप लोग देख ही रहे होंगे वो कि हिंदी भाषा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि अगर आपको सेंटर में, केंद्र में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है या मंत्री बनना है, तो आपको हिंदी भाषा बोलने आना चाहिए और बोलना चाहिए वो। क्यों? क्योंकि इसको बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है वो, और इसलिए आप ज़्यादा लोगों से अपना संपर्क स्थापित कर सकेंगे वो। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि हिंदी भाषा का क्या योगदान है शिक्षा, समाज, व्यापार एवं राजनीति में।